नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 10 की। और इस चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर में वाटर। और इसके जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, वो हैं वाष्पीकरण और संघनन। संघनन किन किन रूपों में होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, बादल कैसे बनते हैं और बादलों के प्रकार कौन कौन से हैं, वर्षा, उसके प्रकार और उसके वितरण के बारे में समझेंगे। वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये वाटर हमने एटमॉस्फेयर का जब कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये 0 to 4% ये पाया जाता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, और शुष्क प्रदेशों में इसकी मात्रा कम होती है, जबकि विषुवतीय क्षेत्र या जहाँ पे जल की मात्रा अधिक है वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में अधिक थी। और ये 0 to 4% बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी इसका मौसम की दशाओं पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जल वायुमंडल में ठोस, द्रव और गैसीय तीनों रूपों में ही मौजूद है, और इसकी आपूर्ति के स्रोत दो हैं बेसिकली। एक होता है इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, और दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन, जो मुख्यतया वनस्पति समुदाय से होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में जब हम देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो आउटपुट होता है वो आपका वाटर है, और ये होता है पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया में अपनी पत्तियों में रंध्र होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा से वाटर रिलीज होता है जो हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। इस वाटर का सर्कुलेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन, इन सब के माध्यम से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में ये जल लगातार संचरण करता रहता है। जल की कुल मात्रा को जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, इसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी तीन प्रकार से मापी जाती है। पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और थर्ड इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो पहला प्रकार है ये आयतन में मापी गई आर्द्रता की मात्रा है, और इसको हम लोग मापते हैं ग्राम प्रति इकाई आयतन में, मीटर क्यूब में। तो ये जल की उपस्थिति की मात्रा है, इसका भार है प्रति इकाई आयतन हवा में। दूसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है किसी भी एक निश्चित तापमान पर हवा की जो आर्द्रता धारण करने की सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य के प्रतिशत के रूप में। जैसे किसी टेम्परेचर पे हवा 100 ग्राम मैक्सिमम आर्द्रता को धारण कर सकती है, लेकिन उसमें पाया गया आर्द्रता मात्र 20 ग्राम है। तो इसको जब परसेंट के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये 20% आएगा। तो परसेंट के रूप में जब इस आर्द्रता को व्यक्त करते हैं तो इसको हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसी तरह जो तीसरी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हवा के कुल भार के सापेक्ष में जलवाष्प के भार का मापन करती है। तो इसको हम लोग ग्राम प्रति किलोग्राम हवा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये ग्राम शो करता है ह्यूमिडिटी को, और किलोग्राम शो करता है हवा की कुल भार को। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भार में व्यक्त होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये भी भार है, लेकिन हवा की जब मात्रा हम देखते हैं तो ये आयतन के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर, दूसरा परसेंटेज, और तीसरा ग्राम प्रति किलोग्राम। जहाँ पे निश्चित तापमान पे जो हवा की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के जितनी आर्द्रता अगर हवा ग्रहण कर ले तो उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड एयर। जिस तापमान पे सेचुरेशन पहुंचता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो तापमान का बहुत ही ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि तापमान से ही डिसाइड होता है कि किसी हवा की आर्द्रता की मात्रा कितनी अधिक होगी। यदि तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की सामर्थ्य अधिक होगी, यदि तापमान कम होगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की सामर्थ्य हवा की कम होगी। अब समझते हैं पहले टॉपिक को, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो वाष्पीकरण और संघनन। तो वाष्पीकरण 4 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू हो जाता है, और जिस तापमान पे वाष्पीकरण शुरू होता है उस तापमान को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तापमान में वृद्धि के कारण आर्द्रता ग्रहण करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, और जितना ही तापमान अधिक होता जाएगा हवा उतनी ही ज्यादा आर्द्रता को ग्रहण करेगी। और एक हवा का पार्सल जब आर्द्रता अधिक ग्रहण करता है तो दूसरी हवा से वो रिप्लेस कर दिया जाता है। जो सेचुरेटेड लेयर है जिसमें आर्द्रता की मात्रा लगभग 100% होती है, तो ये हवा
अनसेचुरेटेड लेयर से रिप्लेस कर दी जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जहां पे हवा की गति अधिक होगी वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, क्योंकि सेचुरेटेड हवा दूर हटती है, फिर अनसेचुरेटेड हवा आती है और वो अनसेचुरेटेड लेयर फिर से वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। तो जहां पर हवा की गति अधिक होगी वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। जैसे जैसे वाष्पीकरण अधिक होगा हवा में सेचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो जब हवा सेचुरेट हो जाती है तो सेचुरेशन के बाद ये जो वाटर वेपर हवा में मौजूद होते हैं, जलवाष्प के कण मौजूद होते हैं, वो धीरे धीरे जल कणों में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। और इस संघनन की प्रक्रिया में जो लेटेंट हीट थी, गुप्त उष्मा थी, वो गुप्त उष्मा मुक्त होती है। तो इससे वायुमंडल भी गर्म होता है। तो बेसिकली कंडेंसेशन में दो प्रोसेस काम करते हैं। एक प्रोसेस कहा जाता है डियाबेटिक प्रोसेस और दूसरा कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ये दोनों ही थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हैं। डियाबेटिक प्रोसेस में जब हवा अपने आसपास के वायुमंडल या पर्यावरण से ऊर्जा का अवशोषण करती है या ऊर्जा को रिलीज करती है तो उसको हम लोग कहते हैं डियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन जब हवा बाहर के तंत्र से, बाहर के पर्यावरण से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करती है और उसके ऊर्जा में के स्तर में परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हवा मूव कर रही है, एडवेक्शन हमने समझा था, कन्वेक्शन हमने समझा था। तो एडवेक्शन की प्रोसेस में एक उदाहरण से समझते हैं इसको कि हवा यदि बाहरी तत्वों से हवा के तापमान में परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग डियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। लेकिन जब हवा के सिस्टम में ऊपर जाने के क्रम में वो फैलती जाती है और फैलने से उसके तापमान में कमी आती जाती है, या यदि हवा नीचे बैठती है, सतह की तरफ मूव करती है, तो घनत्व बढ़ने के कारण हवा का संकुचन होने लगेगा और संकुचन होने से तापमान में वृद्धि होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। यदि हवा का पार्शल है, ये हवा का पार्शल है, ये जब ऊपर की तरफ गति करता है तो इसका आयतन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर घनत्व वायुमंडल का कम होने लगता है और फिर ये हवा का और बड़ा हो जाएगा। तो हवा के पूरे सिस्टम में एक्सपेंशन होने के कारण इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन यदि एडवेक्शन या जैसे ठंडी सतह के संपर्क में आने के बाद हवा का तापमान कम हो गया तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि बाहरी तत्वों की भूमिका उसमें रहती है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में बाहरी तत्वों की कोई भूमिका नहीं होती है। जल वाष्प के कणों का जल कण में बदलने की प्रक्रिया कही जाती है कंडेंसेशन, और ये होती है मुख्यतया इन दो प्रोसेस के कारण। जब जलवाष्प के कण सीधे हिमकणों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जल में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट हिमकण में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। संघनन की प्रक्रिया मौसमी दशाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और किन किन कंडीशंस में संघनन होगा? तो पहला जो कंडीशन है वो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की अवस्थिति, जो संघनन के केंद्र के तौर पे काम करते हैं, जैसे समुद्र के द्वारा प्राप्त नमक, धूल कण, राख के छोटे छोटे पार्टिकल्स, आइस क्रिस्टल्स, ये सारे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या संघनन के केंद्र। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पर ही संघनन होता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जब आर्द्र वायु किसी ठंडे सतह के संपर्क में आए, यह संघनन हवा की वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन पे प्रभावी होता है। ये संघनन कहाँ कहाँ होगा? तो जहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट यानी जहाँ पे हवा सेचुरेशन को प्राप्त हो रही है, तो जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के बराबर हो जाएगा तो वहां पे संघनन हो जाता है। जहाँ पे हवा का वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों घट जाए तो घटने से हम ड्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो दूसरी कंडीशन है कि संघनन वहां होगा। और तीसरी कंडीशन है कि और अधिक मॉइस्चर उस हवा में मिलता जाए, क्योंकि जब हवा जलीय भागों के ऊपर होती है तो वहां पे कांस्टेंट इवेपोरेशन उसको प्राप्त होता रहता है। तो या तो जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए, या तो तापमान कम हो जाए, या फिर ड्यू पॉइंट पे हम पहुंच जाए, तो इन कंडीशन में हमारा संघनन होता है। और इस संघनन के कितने रूप होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा ड्यू, या इसको कहते हैं ओस। ये ड्यू बेसिकली मॉइस्चर के ठंडे सतह पे जमा होने के कारण बनती है और ये पत्तों के ऊपर, किसी ठोस
पत्थर के ऊपर ये जो वायुमंडल की आर्द्रता है ये जमा हो जाती है जल की बूंदों के रूप में, और इसके कंडीशन होते हैं आसमान साफ हो, हवा शांत हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक हो और कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। ये ड्रॉपलेट्स ग्रास के ब्लेड पे, पत्तियों पे, ठोस किसी पत्थर सतह पे, और ये स्पाइडर नेट है, ये मकड़ी का जाला है, इस पे आप देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा पार्ट के लिए संघनन का एक रूप है जिसको कहते हैं ड्यू या ओस। दूसरा रूप है फ्रॉस्ट या इसको कहते हैं पाला। ये कंडेंसेशन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो जहां पे जल की बूंदें जमती थी ओस में, यहाँ पे हिम के छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं। और इस डायग्राम में देख सकते हैं पत्ते के ऊपर यहाँ पे आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसको हम लोग पाला कहते हैं। पाला के भी संघनन की वही दशाएं होती हैं जो ड्यू की होती हैं, बस एक अंतर होता है कि इसमें जो संघनन होता है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फसलों पे या पौधों पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जल जब बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है तो इसका वॉल्यूम लगभग 10% बढ़ जाता है। यदि एक गिलास में हम लोग पूरा पानी भर के पूरे यहाँ सतह तक पानी भरते हैं और जब उसको फ्रीज करते हैं तो ये हल्का सा इसमें से आइस बाहर आ जाएगा, इसका वॉल्यूम लगभग 10% अधिक होता है। तो जब पौधों के ऊपर बर्फ जमेगी तो पौधे के अंदर जो कैपिलरी एक्शन से जो वेन्स होती हैं, कैपिलरी वेन्स होती हैं, वो वेन्स फट जाती हैं क्योंकि पौधों में जल की मात्रा 10% बढ़ जाती है। तो जो कैपिलरी वेन्स होती हैं जो जाइलम फ्लोएम के रूप में होती हैं और जो जल और खनिजों के प्रवाह में सहायता करती हैं, वो कैपिलरी फट जाती हैं और जिससे पौधा मर जाता है। तो ये पौधों को लिए काफी विनाशकारी होता है पाला। इसका तीसरा रूप है कुहरा और कुहासा, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर है और इसका अचानक से तापमान गिरता है। तो अचानक से तापमान गिरने के कारण ये फाग बनते हैं। मिस्ट फाग का ही रूप होता है जो बेसिकली डेवलप होता है जल की सतह के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, जहाँ पे नमी की मात्रा अधिक होती है। तो फाग और मिस्ट में जो डिफरेंस होता है वो फाग की विजिबिलिटी कम होती है और लगभग 1 किलोमीटर से कम जब दिखाई देता है तो उसको फाग कहते हैं। लेकिन मिस्ट की विजिबिलिटी अधिक होती है और मिस्ट में जो नमी की मात्रा होती है वो फाग की तुलना में अधिक होती है। तो मिस्ट वहां पे होता है जहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पर जल की कई सारी लेयर्स जमा होती हैं, जबकि फाग में मॉइस्चर कम होता है और ये जस्ट बादलों की तरह होते हैं जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ लटके रहते हैं। और कहीं जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, शहर होते हैं, जब धुएं से फाग का संपर्क होता है तो इसको स्मॉग कहते हैं और ये स्मॉग बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है जो स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसको। ये फाग है और ये मिस्ट है। फाग की विजिबिलिटी कम है और मिस्ट की विजिबिलिटी अधिक है, लेकिन मिस्ट में मॉइस्चर कंटेंट फाग की तुलना में अधिक होता है। अब डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म पे। कंडेंसेशन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट होता है हमारा क्लाउड। क्लाउड भी फाग की ही तरह एक फॉर्म होता है जो जिसकी हाइट फाग से थोड़ी ऊपर होती है और ये भी संघनन के कारण जलवाष्प से जल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। जहां तापमान कम होता है वहां ड्रॉपलेट आइस पार्टिकल्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्लाउड एडियाबेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। इनकी ऊंचाई, एक्सपेंस, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन 4 आधारों पे बादलों को 4 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है सिरस क्लाउड या इसको कहते हैं पक्षाभ मेघ। दूसरा होता है कमुलस क्लाउड या कपासी मेघ। तीसरा होता है स्तरी मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड। और चौथा होता है निम्बस क्लाउड या वर्षी मेघ। इन चारों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो पहले जब हम सिरस क्लाउड को देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित बादल हैं जिनकी हाइट लगभग 8000 से लेके 12000 मीटर तक होती है और ये मुख्यतया हिमकणों से बने होते हैं। इनका रंग एकदम सफेद फेदर की तरह से दिखाई देता है। इसको हम डायग्राम में ये देख सकते हैं। ये पहला हमारा पक्षाभ मेघ या सिरस क्लाउड और इनकी हाइट सबसे अधिक होती है और रंग इनका हमेशा सफेद दिखाई देता है। ये हम देख सकते हैं इसको। ये सबसे ऊंचे स्थित बादल होते हैं। दूसरा हमारा क्यूमुलस क्लाउड,
ये कपास के रुई की तरह से होते हैं, जैसे ये हम देख सकते हैं। इसकी हाइट 4000 से 7000 मीटर के बीच होती है। इनका आधार चपटा होता है। ये बेस जो बनते हैं क्लाउड के, ये फ्लैट बेस्ड बनते हैं। ये हम देख सकते हैं। इसको ऊपर से ये कपास की रुई की तरह दिखता है, लेकिन आधार इसका नीचे से फ्लैट होता है। तीसरा हमारा स्ट्रेटस या स्तरी मेघ। ये मेघ परतदार रूप से बनते हैं और आसमान के बहुत बड़े क्षेत्र पे ये विस्तृत होते हैं, और इनका निर्माण मुख्यतया कई सारे तापमान की हवाओं के मिलने के कारण होता है। चौथा इसमें वर्षी मेघ। वर्षी मेघ देख सकते हैं काफी डार्क कलर के होते हैं, जिनमें सूर्य का प्रकाश लगभग पार नहीं कर पाता, और ये काले रंग के बादल पृथ्वी के काफी नजदीक बनते हैं, और इनमें जलवाष्प की अत्यधिक संहति होती है जिनका कोई शेप नहीं होता है। तो ये 4 प्रकार हैं। ये है हमारा पक्षाव या सिरस क्लाउड, ये काफी हाइट पे होता है। ये क्यूमुलस क्लाउड, ये भी हाइट पे होता है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर या स्ट्रेटस क्लाउड है, और चौथा ये निम्बस क्लाउड है या स्तरी मेघ। इन चारों के कॉम्बिनेशन पे बादलों को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा पहला हाई क्लाउड्स, जो बादल काफी ऊंचाई पे हैं। ऊंचाई वाले बादलों का जो बेस होता है वो 6 किलोमीटर से अधिक होता है। जो मिडिल क्लाउड्स हैं, जो मध्यवर्ती बादल हैं, इनकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक होती है, और जो लो क्लाउड्स हैं उनके बादलों का बेस वो 2 किलोमीटर से कम होता है। तो जो 6 किलोमीटर या उसके ऊपर बादलों का बेस बनता है, तो उसमें ये सिरस क्लाउड, जो पक्षाव में देखा जिनकी रचना हिमकणों से होती है। सिरो स्ट्रेटस, जो सिरस और स्ट्रेटस दोनों स्तरीय बादल और पक्षाव बादल, इन दोनों को मिला के बनते हैं। और सिरो क्यूमुलस, क्यूमुलस क्लाउड होते हैं और सिरस क्लाउड होते हैं, उन दोनों के मिक्सर से बनते हैं। जो मिडिल क्लाउड में है अल्ट्री स्ट्रेटस और अल्टीक्यूमुलस, लो क्लाउड में स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। और एक वर्गीकरण और है जिसमें बेस तो नीचे होता है लेकिन इनकी हाइट काफी ऊपर तक होती है। तो इसमें क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस बादल। तो क्यूमुलोनिम्बस बादल हम तड़ित झंझा जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय जो आई ऑफ द साइक्लोन का एरिया होता है, उसके बाहरी क्षेत्र जस्ट वहां पे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। तो इनका बेस तो नीचे होता है बट हाइट इनकी बहुत ही अधिक होती है। और सबसे ज्यादा जो तड़ित झंझा के केस में बनते हैं, जहां पे बिजली और चमक के साथ बारिश होती है, बहुत प्रचंड बारिश होती है। तो ये पॉसिबल है क्यूमुलोनिम्बस में। इसको हम डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। ये डायग्राम है हमारा। इसमें जब हम 6 किलोमीटर की हाइट को देखें, सपोज ये, तो यहाँ से ऊपर जो बादल बन रहे हैं वो हाई क्लाउड्स हैं। ये हाई क्लाउड्स का एरिया है 6 से लेके 2 किलोमीटर तक, यानी यहाँ तक ये वाला पार्ट। इसमें जो बादल बन रहे हैं इस तरफ, ये मिडिल क्लाउड्स हैं हमारे, और इसके नीचे वाले हमारे लोअर क्लाउड्स हैं। हाई क्लाउड्स में हमने देखा था ये सिरस क्लाउड, सिरो क्यूमुलस क्लाउड और सिरो स्ट्रेटस क्लाउड। ये 3 क्लाउड जिनकी हाइट 6 किलोमीटर से ऊपर है, इनको हम लोग हाई अल्टीट्यूड क्लाउड बोलते हैं। अल्टोक्यूमुलस, अल्ट्रोस्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये तीनों बादल हमारे मध्यवर्ती बादल हैं। और निम्बो स्ट्रेटस और स्ट्रेटस और क्यूमुलस, ये तीनों हमारे लो क्लाउड्स हैं। अब एक्सटेंशन की बात जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं ये क्लाउड का बेस है, और इस क्लाउड बेस के बाद ये क्यूमुलस क्लाउड ये काफी ऊपर तक गया हुआ है। इस बादल को हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इन बादलों के कारण धरातल पे आने वाली विजिबिलिटी में परिवर्तन हो जाता है। और ये जो सिरो क्यूमुलस क्लाउड है, इस सिरो क्यूमुलस क्लाउड से ये बनता है, इसको कहते हैं हैलो। ये सूर्य और चंद्रमा पे बनता है। हम देख सकते हैं ये किस तरह से ये चंद्रमा है, और इसके चारों तरफ एक प्रकाश का मंडल होता है जिसको आभा मंडल कहते हैं या हेलो कहते हैं। तो ये इन बादलों के कारण होता है, जो बेसिकली ये सिरोक्यूमुलस बादल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्षण के बारे में। ये वर्ड है प्रिसिपिटेशन, वर्षण। और संघनन की प्रक्रिया के बाद जो वाटर वेपर जल में परिवर्तित हो गया, उस जल को पृथ्वी की तरफ आने की प्रक्रिया को हम लोग वर्षण कहते हैं। ये कई रूपों में हो सकता है, जैसे ये रेनफॉल है, जहां पृथ्वी की सतह पे जल के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसको वर्षा कहते हैं, जल वर्षा। दूसरा, या तो हिम के रूप में प्राप्त हो, इसको स्नोफॉल कहते हैं। तीसरा, या तो हिम मिश्रित जल के रूप में हो, हिम भी हो और जल भी हो, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्लीट। और या फिर जल की बूंदें आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती हैं, तो उस रूप में जब ये पृथ्वी पे आए तो इसको हेलिस्टॉर्म बोलते हैं। इस प्रक्रम को मनुष्य ने और तीव्र कर दिया, और इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल
रेन। आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस या जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म होता है, इन सबको वायुयान या प्लेन या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से वायु में छिड़काव किया जाता है। और छिड़काव होने के बाद ये सारे कण क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं, जिन पे संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसपे जलवाष्प के कण संघनित होते जाते हैं और फिर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इस प्रिसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है वर्षा, रेनफॉल। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नमी पृथ्वी पे आती है तो इसको हम लोग जल वर्षा या रेनफॉल कहते हैं। अब रेनफॉल कितने प्रकार का होता है, तो ओरिजिन के आधार पे रेनफॉल के 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज कन्वेक्शनल या संवहनीय वर्षा, दूसरा ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल या इसको हम लोग कहते हैं पर्वतीय वर्षा, और तीसरा जो है वो साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल है। कन्वेक्शनल रेन को हम लोग समझते हैं कि जो संवहनीय वर्षा होती है वो किस तरह से होती है। ग्राउंड पे होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, और यह वाष्पीकरण धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाता है, जलवाष्प के कण, और यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रोसेस में लेटेंट हीट मुक्त होगी और इस प्रोसेस के थ्रू कम्यूलोनिम्बस टाइप के बादलों का निर्माण होता है, और इन बादलों में चमक, गरज और काफी तेजी से मूसलाधार वर्षा होती है। यह वर्षा विश्व के उष्ण प्रदेशों में अधिक होती है। तो जो भी विषुवतीय क्षेत्र है वहां पे ये वर्षा रोज होती है, क्योंकि दिन काफी गर्म होता है और दिन गर्म होने के कारण संवहन की धाराएं चलती हैं, हवाएं ऊपर की तरफ फैलती हैं। इस तरह से होने वाली वर्षा को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल रेन। अब दूसरा कंडीशन है ओरोग्राफिक रेन या रिलीफ कहते हैं, जिसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो जब सेचुरेटेड एयर या वाष्प से लदी हवाएं पर्वतों के सहारे ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठने की प्रक्रिया में संघनन होता है और बादलों का निर्माण होता है, और इस संघनन की प्रक्रिया से जो पर्वत के ढाल हवाओं की तरफ हैं वहां पे वर्षा अधिक होती है, और जब ये हवाएं नीचे उतरती हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस के तहत ये गर्म होने लगती हैं और ये वर्षा नहीं करती हैं। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। तो पर्वतों के हवा की तरफ के ढाल काफी ज्यादा रेन प्राप्त करते हैं, जबकि पवन विमुखी ढाल जो होते हैं उनमें बारिश नहीं होती। कारण क्या होता है कि एक तो हवा शुष्क हो जाती है, उसकी नमी काफी कुछ यहाँ पे वर्षा के रूप में नीचे चली जाती है, और दूसरा कारण है कि हवा का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण ये हवा और ज्यादा शुष्क हो जाती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा उतनी ही कम हो जाती है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण होता है। तीसरा प्रकार साइक्लोनिक रेन या फ्रंटल रेन। तो हमने जब चक्रवात पढ़ा था तो चक्रवात में हमने 2 प्रकार के फ्रंट पढ़े थे, जो 2 प्रकार के वाताग्र बनते हैं। एक है हमारा वार्म फ्रंट और दूसरा है हमारा कोल्ड फ्रंट। तो गर्म हवा का सेगमेंट वार्म फ्रंट पे ऊपर की तरफ गति करता है, और ऊपर गति करने के कारण तापमान कम होता है, जिससे यहाँ संघनन होता है और क्लाउड्स का निर्माण होता है। इसी तरह से जो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट के सहारे भी हवा ऊपर उठती है, और यहाँ पे ऊपर उठने के कारण ये बादलों का निर्माण होता है। तो जो वर्षा फ्रंट के सहारे होती है, वार्म फ्रंट पे, कोल्ड फ्रंट पे, उस वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो वार्म फ्रंट पे वर्षा देर तक होती है, धीरे धीरे होती है, जबकि कोल्ड फ्रंट पे कम टाइम की वर्षा होती है लेकिन वो तेज होती है। तो ये वर्षा के 3 प्रकार हैं। अब ये तीनों प्रकार की वर्षा कहाँ कहाँ होती है, इसको हम लोग समझते हैं वर्ल्ड के मैप पे। तो ये वर्ल्ड के मैप का डिस्ट्रीब्यूशन है। जहाँ से डार्क है वो डार्क ज्यादा वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो इस मेथड से जब हम ज्यादा वैल्यू को डार्क शेड देंगे, कम वैल्यू को हल्के शेड में प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रदर्शन विधि को हम लोग कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं। तो ये कोरोप्लेथ मैप है पूरे वर्ल्ड का, जो वर्षा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटोरियल एरिया में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा का कारण संवहनीय तरंगे, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो पूरे वर्ष भर गर्म रहता है, और गर्म रहने की स्थिति में यहाँ पे संवहन की तरंगे उठती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इक्वेटर की एरिया में वर्षा सबसे अधिक होती है, और ये
जो भी वर्षा है यहाँ पे देख सकते हैं, अमेजन बेसिन, ये कांगो बेसिन, ये इंडोनेशिया के क्षेत्र, इन सब में संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है ये मानसून रीजन है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। तो मानसून रीजन में वर्षा होती है, समुद्र से जो पवनें चलती हैं ये अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी धारण किए रहती हैं, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्वतों की स्थिति मिलती है। तो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ हिमालय पर्वत, जिसके कारण ये वाला पार्ट यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ देखेंगे तो अपलेशियन माउंटेन है। तो इन पर्वतों के सहारे जब हवा ऊपर उठती है और वर्षा कराती है, इसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इसके बाद जो ये रीजन दिख रहे हैं हमको, ये 60 और 60 के अराउंड वाले, अगर आपको चक्रवात का रूट मैप याद हो तो ये इधर से चक्रवात मूव करते हैं कौन से, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन। तो ये जो वर्षण का क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी उत्तर अमेरिका, तो जो मध्य अक्षांश हैं उनके ऊपर जो वृष्टि होती है वो मुख्यतः चक्रवाती होती है। अब इसमें जब देखते हैं हम लोग 30 डिग्री दक्षिण और 30 उत्तर, जो हाई प्रेशर का बेल्ट है जिसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कहते हैं, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मरुस्थली भाग हैं वो 30 डिग्री के लगभग पाए जाते हैं। जैसे ये 30 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माजेव का मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे सहारा अरबियन डेजर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया है। इसी में देखेंगे ये गोबी और तकला मकान का डेजर्ट थोड़ा सा हाइट पे है। दक्षिण अक्षांश की बात की जाए 30 डिग्री, तो यहाँ पे कालाहारी का मरुस्थल है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो जितने भी मरुस्थल पाए गए हैं वो उच्च वायुदाब केंद्रों के पास पाए गए हैं, कारण कि वहाँ हवाएं नीचे बैठती हैं, और जो हवा नीचे बैठेगी वहाँ पे वर्षा की संभावनाएं काफ़ी क्षीण हो जाती हैं। तो इस कारण ये मरुस्थल पाए गए हैं उच्च वायुदाब कटिबंधों के पास में। जो पोलर और सब पोलर एरियाज हैं इनमें वर्षा स्नोफॉल के रूप में होती है। तो ये वर्षा का विश्व वितरण है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।